आज हम चर्चा करेंगे MSD 6 हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास और सामान्य इतिहास के अंतर क्या अंतर है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। हिंदी इतिहास किसी घटना विशेष के विषय में या किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में हमें एक जानकारी प्रेषित करता है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास या कहें किसी भी साहित्य का इतिहास हमें उस समय में लिखी गई रचनाओं के विषय में बताता है कि वो रचनाएं उस समय में गद्य में लिखी गई थी, पद्य में लिखी गई थी, और उस समय की के लोगों की सोच क्या थी, उस समय के किस तरीके का लेखन किया जा रहा था, ये सब हमें उस समय के साहित्य के द्वारा पता चलता है। तो साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। काल विभाजन जो है वो विभिन्न लोगों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न पद्धतियों को लेकर के जो है इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है। काल विभाजन जो अंत में जिस काल विभाजन की हम चर्चा करते हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन, जिसे कि हमारे समाज ने, हमारे साहित्यकारों ने मान्यता दी है। उस काल विभाजन का आधार क्या था? उस काल विभाजन का आधार था उस समय में के बाद बदलती हुई युग प्रवृत्ति, विचार प्रवृत्ति और उस समय की भाषा प्रवृत्ति। ये दोनों चीज़ें जो है ध्यान में रख करके शुक्ल जी ने जो है उस समय का काल विभाजन किया है। काल विभाजन करने के समय यदि हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि जिस समय को आदिकाल कहा गया है, उस समय जो साहित्य रचा गया है वो साहित्य जो है वो अपभ्रंश पर आधारित है। यानी हम भाषा के आधार पर यदि हम इसको देखने की कोशिश करें तो पहले अपभ्रंश में साहित्य रचा गया है, उसके बाद 1375 के बाद जो साहित्य रचा गया है वो या तो ब्रजभाषा में है, या अवधी में है, या मैथिली में है, या अन्य ब्रज की अन्य बोलियों के अंदर जो है उस साहित्य को रचा गया है। इसके बाद जो साहित्य की पुनः जो देखने की कोशिश की गई है वो की गई है रीतिकाल में। लेकिन रीतिकाल में, क्योंकि रीतिकाल को हम मध्यकाल के अंतर्गत ही देखते हैं, अतः उसमें भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली हिंदी का कुछ अंश हमें दोनों तरह से दिखाई देता है। क्योंकि ब्रजभाषा जो है उस समय अपना अस्तित्व छोड़ रही थी और खड़ी बोली हिंदी जो है वो प्रकाश में आ रही थी। हिंदी उस बीच की बोली है जो कि ना पूरी तरह अपभ्रंश में मिलती है ना खड़ी बोली में, लेकिन हिंदी सामान्य हिंदी के रूप में हम उसे ले सकते हैं और उसका प्रचलन भी लगभग 1500 के आसपास हो चुका था। वैसे तो हम कहें कि जो हमने हिंदी के साहित्य के इतिहास को जानने की कोशिश की तो कुछ साहित्यकारों ने और कुछ साहित्य रचनाओं ने हमें ये बताया कि हिंदी साहित्य अपभ्रंश के समय में भी हिंदी जो है लेखन प्रारंभ हो चुका था। उसे हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि वो 1900 से स्टार्ट हुआ है, बल्कि हम साहित्य में ध्यान दें तो हम गद्य की कुछ ऐसी, आगे चलकर हम बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर ये सिद्ध होता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले हिंदी खड़ी बोली का विकास हो चुका था और वो किस तरीके से भाषा के रूप में जो है हमारे साहित्य में उसने अपना स्थान बनाया है। इसको हम आगे आने वाले जो हमारी जो इकाइयाँ हैं, आगे आने वाले जो खंड हैं उनमें हम आपको इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो काल विभाजन पहले जो था वो अपभ्रंश पर आधारित था, ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली तथा समाज में की अन्य बोलियों पर आधारित था। इसके बाद हिंदी आई और हिंदी के बाद खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, जो कि आधुनिक काल को
बनाने में, आधुनिक गद्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यदि हम आज की बात करें, यदि हम कहें कि सन 2000 के बाद यदि खड़ी बोली हिंदी का विकास था, तो 2000 बाद के बाद क्या हो रहा है? तो 2000 बाद के बाद हिंदी का विकास जो है वो हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश के रूप में अब आ चुकी है। वो हिंदी है लेकिन इंग्लिश से जुड़ी हुई अब हिंदी जो है प्रयोग में लाई जा रही है। यदि हम पूरी तरह से शुद्ध हिंदी को अपने साहित्य में, अपने समाज में लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हमारा साहित्य जो है वो फिर कहीं पीछे छूट जाएगा। हिंदी साहित्य को लोग पढ़ना बंद कर देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना कर दी गई है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज, वो इंग्लिश को ज़्यादा जानते हैं, इंग्लिश से ज़्यादा परिचित हैं। उनको इंग्लिश को समझने में, जानने में, सोचने में और फिर मैं एक बात पूछती हूँ, जब हम अन्य बोलियों को, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य रूसी, रसियन और अन्य जापानी वगैरह अन्य लैंग्वेज को सीख सकते, तो आखिर अंग्रेजी को हिंदी के साथ मिक्स करके बोलने में ऐसी कठिनाई भी क्या है? अतः अब यदि हम देखें तो फिर परिवर्तन का युग आ चुका, और फिर जो हमारा साहित्य भी आ रहा है, जो अभी हम फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जो हम आज के साहित्य लेखन को देख रहे हैं और जो आज के साहित्यकारों को देख रहे हैं, वो सारा साहित्य जो है आधुनिक युग की नवीन टेक्नोलॉजी पर आधारित साहित्य है। उसमें यांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा प्रयोग किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा प्रयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि काल विभाजन, और इस काल विभाजन का पहला आधार तो मैंने बताया कि बोलियां थी। दूसरा आधार क्या था? दूसरा आधार ये था कि हमारे युग की प्रवृत्ति बदल जाती है। हम एक समय के बाद एक चीज़ से जो है त्रस्त हो जाते हैं और दूसरी चीज़ में जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। ठीक वही चीज़ होती है। कारण उसमें चाहे युद्ध हो, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, या फिर सामाजिक परिवर्तन हो, सामान्य व्यवहार हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जो 1375 का समय था, उस समय जो है मुस्लिम लोगों ने जो हिंदू मंदिरों को गिराना प्रारंभ कर दिया, और जब मंदिर गिरने लगे और सारी चीज़ें टूटने लगीं, राजा जो है वो राजसी प्रवृत्ति के इतने जो है अधीन हो गए थे, राजसी प्रवृत्ति के इतने ज़्यादा राजसी प्रवृत्ति उनके अंदर घर कर गई थी कि वो समाज की अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बल्कि हमने एक चीज़ और भी नोट की कि उस समय के जो राजा हैं वो पूरी तरह से अशिक्षित थे। उनको हम शिक्षित वर्ग के अंतर्गत नहीं देख सकते। उनकी कार्य को संभालने वाले जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग था, जिसने कि उस साहित्य को संभाला, उस समय की सारी स्थितियों को, राजा के कार्य व्यवस्था को संभाला। तो राजाओं का जो पूरा का पूरा ध्यान था वो या तो युद्ध पर था, और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से उन युद्धों को लड़ने में सक्षम थे, और इसी के आधार पर वो पूरे राजकाज की व्यवस्था को संभालते थे। तो पहला हमारा वो जो युग था उसमें हमने देखा कि सामंतवादी प्रथा थी, और फिर सामंतवादी प्रथा के कारण से लोग इतने त्रस्त हो चुके थे। आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, सामाजिक रूप से शोषण हो रहा था। घर से जो भी स्त्री सुंदर नज़र आती थी, जो राजा है वो उसको अपने, चाहे वो किसी भी अपने राज दरबार के सेवक की हो, या फिर वो गणिका हो, या वो कहीं की सामान्य किसी परिवार की स्त्री हो, उसको राजा लोग अपने घर में रानी बना करके रखा करते थे। तो हमारे यदि हम देखें तो कितना समाज का एक अव्यवस्थित रूप हमें देखने को मिलता है उस समय के साहित्य से। तो उस समय जो है पहला था हमारा ध्यान गया कि वो 1375 का युग जो था, उस समय सामंतवादी प्रथा थी, वो खत्म हुई, और लोग सामंतवादी प्रथा को टूटने के बाद उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। कभी भी उनका घर जो है क्षतिग्रस्त हो सकता था, या कभी भी उनकी ज़मीन जायदाद छीन सकती थी, कभी भी उनके परिवार के लोगों का विनाश हो सकता था। तो ऐसे में लोगों के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण से भक्तिकालीन प्रवृत्ति का जो है
बोलबाला हुआ और इस प्रवृत्ति जो कि ब्रज की मूल कण कण में बसी हुई है, जो कि ब्रज के लोगों में पहले से बसी हुई थी, उसको आगे बढ़ने में एक सुंदर अवसर उस समय जो है लोगों को मिला, जिसके कारण से भक्ति साहित्य की रचना हुई। और उस भक्ति साहित्य के बाद आदमी फिर वही बात मैं फिर दोबारा से दोहराऊंगी कि एक युग के बाद आदमी फिर उस चीज़ से त्रस्त हो जाता है। भक्ति की एक सीमा हुई, 200 साल तक वो भक्ति का साहित्य चलता रहा, वैराग्य की तरफ लोग मुड़ते रहे, सन्यासी होते रहे। सन्यासी होने पर भी बीच में सन्यास को छोड़ देना, सन्यास को जो सन्यासी लेकिन सांसारिक चीज़ों में ध्यान था। तो अतः उन्होंने फिर जो है रीति काल में आकर के जो साहित्य लिखा गया कवियों के द्वारा, जो पंडितों के द्वारा, जो सारी सामाजिक रचना जो हमें मिलती है, उससे हमें पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थितियाँ, फिर उनमें बदलाव हुआ और साहित्य को फिर से जो है श्रृंगारिक जो है रुचि उत्पन्न हुई, यानी वैराग्य खत्म हुआ और श्रृंगार की स्थिति में फिर लोगों ने जो है एक कदम बढ़ाया और श्रृंगारिक संयोग और वियोग की रचनाएं फिर पुनः प्रारंभ हो गई। यदि हम भक्ति काल में भी कहें कि प्रेम जायसी ने प्रेम की रचना की, ठीक है, जायसी ने प्रेम की रचना की, लेकिन जायसी की रचना में जो प्रेम था, जो उन्होंने पद्मावती से जो प्रेम किया है, वो आध्यात्म पर आधारित था। जबकि जो हमारे रीतिकाल के कवियों ने जो प्रेम की चर्चा की है अपने साहित्य में, वो प्रेम आध्यात्म पे आधारित नहीं था बल्कि सांसारिक था। और सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो सांसारिक प्रेम के कारण से उसमें सहयोग और वियोग पक्ष के दोनों के लेखन पद्धति में, दोनों के विचारों में उसमें बहुत बड़ा अंतर हमें महसूस होता है। और उस समय के इसीलिए उस समय का जो साहित्य लिखा गया वो पूरी तरह से जो है साहित्यिक गतिविधियों के होने के बावजूद भी वो पूरा जो है रीतिकालीन परंपराओं से युक्त था। इसके बाद हम आधुनिक कालीन साहित्य की बात करते हैं। आधुनिक काल में फिर एक बार बदलाव आया, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, राजाओं से सारी सत्ता छीन ली गई, क्योंकि सत्ता तो छीननी ही थी। जैसा कि हरीश भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में जो लिखा है कि जो उनका जो नाटक है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वो बिल्कुल सही था। क्यों अंधेर नगरी चौपट राजा लिखने का उनका कारण ही ये था कि राजा जो थे वो किसी तरीके से सक्षम थे ही नहीं, इसीलिए उन्होंने बिना देखे सोचे समझे जब रानी एलिजाबेथ ने उनसे सनद पर साइन कराए तो उन्होंने बिना सोचे समझे कर दिए, और जिसका परिणाम हुआ कि हमारे देश को संकट की स्थितियों से गुजरना पड़ा। हमारा देश उनके अधीन होता चला गया। हमारे जो भोले वाले जो लोग थे, जो कि अनपढ़ थे और नासमझ थे, उनकी नीतियों को नहीं समझ पाए। उन्होंने नीति चली, उन्होंने एक तरफ अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने वाले उन भारतीय लोगों को की सोच को भी परिवर्तित कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, जो विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं वो हर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम है, हर कार्य को करने में सक्षम है, जबकि जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वो गंवार हैं और वो नासमझ हैं। अब ऐसे में जो हमारे जो हिंदी साहित्य के जो लोग थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, वो एक तरीके से वो तो पहले से ही डिप्रेशन में थे, अंग्रेजी को देखकर पहले ही घबराते थे। और फिर जब इस तरह की स्थितियाँ सामने आने लगी, एक अंग्रेजी पढ़ने वाला सामान्य व्यक्ति जिसको अंग्रेजी भी पूरी तरह से नहीं आती थी, लेकिन वो भी उन पर जो है एक रौब झाड़ करके चला जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब कुछ जानता है, वो चाहे गलत भी अंग्रेजी बोल करके चला जाए तो वो अंधों में काना राजा की तरह से उसकी राजा जैसी स्थिति हो जाती थी। लोग समाज में उसको पूजा जाता था, और जो हिंदी वाला चाहे पंडित हो वो अपने आप को उससे कमज़ोर समझने लगता था। और साथ ही वो उनको एक तरीके से जो हिंदी के लोग थे उनको बार बार समझाई गई कि हिंदी पढ़ने वालों को अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है वो अपने आप में सक्षम है, और जो हिंदी साहित्य है वो तभी उसको बढ़ावा मिलेगा जब हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे।
यदि ऐसा होता तो फिर अरबी, फारसी, उर्दू इन सब भाषाओं का प्रयोग फिर हिंदी में क्यों किया गया? ये भी तो सोचने की बात है। जब हमारी भाषा में कोई अन्य भाषा आ ही नहीं सकती तो ना संस्कृत आनी चाहिए, ना अरबी आनी चाहिए, ना उर्दू आनी चाहिए, ना फारसी आनी चाहिए। उन भाषाओं का प्रयोग हमने क्यों किया? यदि हम उन भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं तो हम अंग्रेजी का भी कर सकते हैं। अतः काल विभाजन के दौरान ये एक बहुत बड़ा हमें जो हमें देखने को आया कि बहुत बड़ी सामाजिक स्थितियों में बदलाव हुआ। तो यानी एक प्रवृत्ति फिर बदली, फिर हमारी सोच बदली, हम खड़ी बोली हिंदी पर चले गए। और जो है खड़ी बोली हिंदी पर ही नहीं गए, हमारी पहली सोच थी कि हमने जो है हम जो है प्रशस्ति गीतों की रचना करते थे, प्रबंध काव्य की रचना करते थे। फिर हमने भक्ति साहित्य को रचना करना शुरू कर दिया, सामंतवादी प्रथा को छोड़ दिया। अब फिर हमने रीतिकालीन रचनाओं को छोड़ दिया। अब रीतिकालीन के बाद गद्य का विकास हुआ। गद्य में हमारे जो साहित्य था वो किस पर लिखा गया? वो देश पर लिखा गया, देश की सामाजिक स्थितियों पर लिखा गया, यथार्थ पर लिखा गया। अब लोगों को समझ में आया, उन्होंने प्रकृति पर लिखा। लेकिन प्रकृति पर जो साहित्य लिखा गया, मैं यहाँ पर फिर उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिन्होंने प्रकृति को एक अलग सूची में डाल दिया। प्रकृति उनके लिए सिर्फ कुछ नदियाँ, कुछ झरने, कुछ फूल, कुछ पौधे, सिर्फ ये एक प्रकृति होकर के रह गए, जबकि ये प्रकृति का एक अंश मात्र है। मानवीय प्रकृति, हंसना, रोना, बोलना, गाना, ये भी प्रकृति है। लड़की होना, लड़का होना, पशु होना, पक्षी होना, ये भी प्रकृति है। और बहुत सारी सी चीज़ें प्रकृति हैं। हमारे सामाजिक व्यवहार सब प्रकृति पर ही तो आधारित है। लेकिन हमने प्रकृति को पर एक पर्टिकुलर एरिया को ही प्रकृति माना और प्रकृतिवादी कवि के रूप में हमने कुछ चंद कवियों को ही उसमें सम्मिलित किया। खैर, इस बात को हम अभी रहने देते हैं। तो काल विभाजन हमारा जो हुआ, जो हम आधुनिक काल तक जो हमारा रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया जो काल विभाजन है, तो ये काल विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई, और ये हमने चर्चा की। और फिर अब हम इस बात पर आते हैं कि इसके नामकरण की हमें आवश्यकता क्यों हुई। नामकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अब हमने परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन परिवर्तन करने के साथ उस समय को एक नाम देना तो अनिवार्य था। हमने 1375 तक की 900 से लेके 1375 तक की रचनाओं को अलग कर दिया। 1375 से लेके 1700 तक की रचनाओं को अलग कर दिया। 1700 से लेके 1900 तक की रचनाओं को अलग कर दिया। और 1900 से लेकर के जो है अब तक की रचनाओं को अलग कर दिया। लेकिन इन सारी रचनाओं के बीच में जो नामकरण के आधार पर व्यक्ति कैसे समझेगा कि ये 1375 की रचना है, ये 1700 तक की रचना है, ये 1900 तक की रचना है, ये अब तक की रचना है। इसके लिए उन्होंने नाम दिया। और इसलिए नाम तो अन्य इतिहासकारों ने अलग अलग बहुत सारे से दिए, लेकिन क्योंकि उपयुक्त जो है वो हमें रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम लगता है। क्योंकि आदिकाल कहने पर 1375 तक की, 900 से लेकर 1375 तक की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको हम सम्मिलित कर सकते हैं। 1375 से लेकर 1700 तक की सारी रचनाओं को हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए उसको पूर्व मध्यकाल हमें नाम अच्छा लगा। और उत्तर मध्यकाल भी नाम हमें इसीलिए उपयुक्त लगा क्योंकि उत्तर मध्यकाल में हम फिर 1700 से लेकर 1900 तक की रचनाओं को हम अध्ययन कर सकते हैं। 1900 से लेकर अब तक की रचनाओं को हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आते हैं काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी थी। काल विभाजन में समस्या ये थी कि काल विभाजन तो हमें करना था, लेकिन काल विभाजन में यदि हम प्रवृत्ति के आधार पर जाते हैं तो प्रवृत्तियाँ बहुत तरह की थी। काल विभाजन में कहीं हम सामंतवादी प्रवृत्ति देखते हैं, तो कहीं हम किसी भाषा विशेष की प्रवृत्ति देखते हैं कि अपभ्रंश की रचना है, तो कहीं हम देखते हैं कि वो साहित्य जो है वो केवल एक बुद्ध साहित्य है, कहीं हम देखते हैं नाथ साहित्य है, तो कहीं जैन साहित्य को देखते हैं, तो कहीं वीरगाथा कालीन साहित्य को देखते हैं। तो काल विभाजन में हमें नाम देने में कठिनाई आई कि अब हम इनका नाम क्या दें। और इस कठिनाई को दूर करने में रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। नामकरण के संदर्भ में ये
ये काल विभाजन की कठिनाई थी कि काल विभाजन, पहले तो ये काल विभाजन की ये कठिनाई थी कि कितने से कितने समय तक की घटनाओं को जोड़ा जाए। तो ये कठिनाई तो उन्होंने इस तरह से दूर की कि उन्होंने जो 1375 तक का युग था, उस समय में जो है उस समय तक लोगों की प्रवृत्ति भी नहीं बदली, स्वभाव भी नहीं बदला, और दूसरे उस समय तक जो है एक नए युग का प्रारंभ भी नहीं हुआ। यानी पहले हम पूरा सामंतवादी राज्य को भोग रहे थे, दूसरी तरफ हम भक्ति साहित्य की तरफ चले गए, यानी हमारे वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हमने उस युग को 1375 से लेके और 1700 तक के युग को ही बदल डाला, और उसको हमने पूर्व मध्यकाल कह डाला, जिसको हम भक्ति काल, स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये नामकरण की समस्या थी। इसके बाद हमने रीतिकाल में भी समस्या आई कि हमने एक तरफ रीति ग्रंथों का प्रणयन किया, दूसरी तरफ रीति ग्रंथों पर आधारित ग्रंथ लिखे, तीसरी तरफ हम रीति ग्रंथ से मुक्त रचनाओं को लिखा। तो ये हमारे लिए भी समस्या थी कि हम किन रचनाओं को कैसे रखें। तो लेकिन हमने उस समय की प्रवृत्ति को देखते हुए हमने उसको उत्तर मध्यकाल नाम दे दिया। और फिर आधुनिक युग के अंतर्गत हमने देखा कि हमें विभिन्न तरह के नाम मिले। कोई गद्यकाल नाम दिया, हमने यदि काव्य के आधार पर यदि हम इनके 1900 से लेके अब तक के नामों को हम अवैध करें तो पहला नाम है कहेंगे भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा जयशंकर प्रसाद युग, चौथा छायावादी युग, पांचवा प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग, साठोत्तरी विशिष्ट रचना, और फिर जो है 2000 से जो है दलित साहित्य। और अब हम आज के समय में हम याद कर नाम दें तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम दे करके भी इसको पुकार सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग, इसको हम पूरे, या फिर हिंदी इंग्लिश को कंबाइन करके जो एक नई जनरेशन के लिए हम जो नया साहित्य रचने जा रहे हैं वो युग, यानी हम इसको बाइलिंगुअल युग भी कह करके इसको पुकार सकते हैं। इस संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद काल विभाजन नामकरण के उन आधारों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो आधार कौन से थे जिनके आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन नामकरण किया जाता है। वो आधार थे, पहला काल विभाजन और नामकरण का आधार। तो काल विभाजन का पहला, यदि हम पहले काल विभाजन की बात करें तो काल विभाजन का पहला आधार उन्होंने क्या बनाया? पहला बनाया प्रवृत्ति विशेष का परिवर्तन होना। तो ये हमारा पहला काल विभाजन का आधार था। और नामकरण का आधार करें तो नामकरण का आधार कौन सा था कि हमने नामकरण, पहले युग का नामकरण जो है उस समय की पूरी जो साहित्य था उसको अलग अलग नाम ना दे करके उसको एक नाम से पुकारा और उसे आदिकाल नाम दे दिया। उस युग तक के साहित्य को आदिकाल, अब हम आदिकाल नाम देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि 1375 तक की रचना है। अब जब हम आदिकाल में जाते हैं और जब हम आदिकाल की रचनाओं को देखने की कोशिश करते हैं तब हमें पता लगता है कि कितनी तरह का साहित्य उस समय रचा गया है। कि वो साहित्य सामंतवादी साहित्य है, वो जैन साहित्य है, वो सिद्ध साहित्य है, वो जो है तंत्र साहित्य है, मंत्र साहित्य है, वो जो है नाथ साहित्य है, या फिर वो जो है अन्य चीज़ों से अन्य भक्ति साहित्य है। तो हमें उस समय की संपूर्ण गतिविधियों का हमें पता चलता है। हिंदी साहित्य तो पहला था वो। दूसरा आया, हम जब भक्ति काल में जाते हैं तो उसके नामकरण का आधार क्या है? भक्ति काल में भी जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें उस समय में जो नामकरण का आधार है वो मूल रूप से जो है वो भक्ति है। और दूसरा आधार जो है तो वो उस समय की विशेषता, जैसे स्वर्ण युग हमने क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो भक्ति साहित्य लिखा गया है वो पूरी तरह से, जो जिन साहित्यकारों ने लिखा है वो पूरी तरह भाव पर आधारित साहित्य है, वो पूरी तरह से भक्ति में रचा बसा साहित्य है। उस साहित्य में कृत्रिमता जरा भी नहीं है। उस समय जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, वो वाकई हृदय से भक्त थे और भक्ति में ओतप्रोत होने के कारण ही उस समय के साहित्य की रचना हुई है। और इतना साहित्य लिखा गया है कि उस साहित्य में जो श्रेष्ठता आ जाना स्वाभाविक है। हमारा सामंतवादी जो साहित्य है वो साहित्य
हमने किसी विशेष पद को पाने के लिए लिखा है, विशेष पैसे को पाने के लिए हमने उस समय के साहित्य का सृजन किया है। उस समय का साहित्य हमारी अपनी मूलभूत रचना नहीं है, हमारी इच्छाओं के आधार पर लिखा गया साहित्य नहीं है। उस समय का जो साहित्य है वो पूरी तरह से जो है वो राजाओं को खुश करने वाला साहित्य था, या फिर उस समाज से में कैसे पैसा अर्न किया जाए अपनी इस काव्य कला के आधार पर इस चीज को ध्यान में रख करके लिखा गया साहित्य था। जबकि भक्ति काल का जो साहित्य लिखा गया है वहां पर आर्थिक रूप से किसी तरह की ना तो हमें कभी भी किसी ऐसे कवि का कोई इतिहास हमें प्राप्त होता है कि जिसको स्वर्ण मुद्राएं देकर के राज दरबार में सम्मानित किया गया हो, ना ही हमें कोई ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि उसने जो भक्ति साहित्यिक रचनाएं लिखी वो इसलिए लिखी ताकि उनको पूरा पैसा मिलता रहे। वो साहित्य जो लिखा था पूरी तरह से भक्ति में ओतप्रोत होकर के ही लिखा था। उस समय पैसा जो है लोगों के लिए एक तरीके से कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, क्योंकि उस समय जो कबीर वगैरह जिन्होंने कि सिद्ध साहित्य के आधार पर साहित्य की रचना की, वो यदि हम साहित्य को देखें तो वो पूरी तरह से एक ऐसे युग को बनाने वाला साहित्य है जिसमें हम कह सकते कि वो समाज में जो सामाजिक स्थितियों में जो जीने की चाहत है वो एक तरीके से खत्म कर देने वाला साहित्य है। जो जायसी का साहित्य है वो आध्यात्म पर आधारित है, उसमें भी हम देखते हैं प्रेम है, लेकिन प्रेम को भी उन्होंने पैसे से नहीं जोड़ा है। तो एक तरफ हम कबीर के साहित्य को देखें तो वो साहित्य जो है वो हमें बताता है कि साहित्य में साहित्यकार को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जीवन को में ही पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे को कभी महत्व दिया ही नहीं। तो और तीसरे तरह का यदि हम कृष्ण और राम भक्ति साहित्य दें तो कृष्ण जो साहित्य जो सूरदास ने लिखा है वो भी वैराग्य से ही जुड़े हुए थे। उनके मन में भी किसी तरीके से सांसारिक कोई इच्छा नहीं रह गई थी। और तुलसीदास जो थे वो सांसारिक थे, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी ने निकाल दिया इसलिए उनके मन में भी सांसारिक इच्छा नहीं थी। तो यदि हम इन चारों लोगों के मुख्य साहित्य को लेकर चलते हैं और ये मुख्य जो है वो उस समय की धारा को लेकर के चलने वाले कवि थे और इनसे जुड़ने वाले कवि थे, तो जैसा समाज होता है वैसे ही अन्य लोग होते हैं। तो उन लोगों के अंदर भी साहित्य में किसी तरह से आर्थिक स्थिति को आर्थिक चाहना जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी साहित्य में कभी पैसे की पाने की कोशिश नहीं की। जो रीतिकालीन साहित्य जो लिखा गया वो साहित्य में भी जो है एक जो पैसे की चाहना थी और वो नहीं थी, बल्कि उस समय जो कवि थे जो उस समय कुछ कवियों में जरूर वो राज्याश्रित होने शुरू हो गए थे, वापस से वो राज दरबारों में जाने लगे थे और उन्हें आर्थिक रूप से जो है मदद मिलना शुरू हो गई थी। और वहाँ पर हमें मिलता है कि वो उनके अंदर श्रृंगारिक भावनाएं फिर से विकसित होना शुरू हो गई और इस तरह से उनके अंदर एक नए युग की चेतना का विकास हुआ। लेकिन केवल युग की चेतना से सब कुछ नहीं बदल जाता। शिक्षा के अभाव में बहुत ही समाज की दयनीय स्थिति थी जिसको हम इस समय चर्चा में नहीं ला सकते। और इसके बाद हम गद्य की बात करें तो गद्य में जो भारतेंदु जी ने जो परिवर्तन करने की कोशिश की, एक तरफ गांधी जी थे जिन्होंने समाज को जो है राजनीति से जोड़ करके रखा, तो दूसरी तरफ ये भारतेंदु जी थे जिन्होंने साहित्य से जोड़ दिया। और साहित्य जब हमारे सैनिक जो है कुछ हजार या कुछ लाख लोगों को गिरा सकते हैं, हमारे साहित्य में इतना बल है कि हम पूरी जनरेशन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। और इसीलिए साहित्यकार को जो है वो किसी भी सैनिक से बड़ा दर्जा मिलना चाहिए और मिलता रहा है और मिलेगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक युग परिवर्तन की सामर्थ्य रखता है। यदि हम एक सिपाही की बात करें तो वो कुछ लोगों को मार सकता है, लेकिन यदि साहित्यकार यदि वो वाकई साहित्य को लिख रहा है, वाकई उसके अंदर साहित्य लिखने की प्रतिभा है, तो वो पूरे समाज को बदलने की, पूरे युग की प्रवृत्ति को बदलने की सामर्थ्य रखता है अपने अंदर।
इसके बाद हम तो काल विभाजन के और नामकरण क्यों आवश्यकता है, आधार पर ही हम उस युग के सारी स्थितियों से अवगत हो सके। अब हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध काल विभाजन के नामकरण के का जो आधार था, वो आधार जिन ग्रंथों को लेकर के बनाया गया, तो वो उसमें सबसे पहले हम आदिकाल की बात करेंगे। तो आदिकाल के नामकरण के का जो आधार बनाया गया, वो आदिकाल के 12 ग्रंथ थे। वो कौन कौन से थे? वो थे विजयपाल रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियाँ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ रासो ग्रंथ हैं और कुछ इसमें अन्य ग्रंथ हैं। उन अन्य ग्रंथों को इसमें क्यों रासो ग्रंथ के साथ क्यों सम्मिलित किया गया है? क्योंकि इन ग्रंथों में उस युग की साहित्य की जो नवीनता आई थी उसको प्रस्तुत करने की क्षमता है। इसलिए हमने इनको इस 12 रचनाओं के द्वारा 12 ग्रंथों के माध्यम से हमने इन्हें प्रस्तुत किया है। इन 12 ग्रंथों के में क्या क्या है और इन 12 ग्रंथों के अध्ययन से जो समाज को है वो क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम आगे आने वाली जो खंड है उसमें या फिर अन्य किसी जगह पर हम इस बारे में इस विषय में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं आदिकाल के भक्ति काल और रीतिकाल के काल विभाजन और नामकरण के आधार को समझे। भक्ति काल और रीतिकाल के नामकरण का आधार हमने जैसा कि बता दिया कि भक्ति साहित्य था जो कि वैराग्य की स्थिति से उत्पन्न हुआ था। उसमें यदि क्योंकि और ये वैराग्य यदि युद्ध ना होते तो भी वैराग्य उत्पन्न होना ही था, क्योंकि हमारी जनता जो है वो सामंत और जो है सामंती प्रथा से थक चुकी थी और राजाओं के भोग विलास से जो है उसके मन में एक तरीके से विद्रोह की भावना थी। ये विद्रोह की भावना दो ही तरह की बातों को जन्म देती है। या तो व्यक्ति को समाज के विरोध में खड़ा कर देती है या समाज से वैराग्य की स्थिति में पैदा खड़ा करती है। या तो आदमी लड़ाई करने के लिए उस समाज का सामना करने के लिए उन्मुख हो जाता है या फिर उस समाज को ही छोड़ने को जो है वो बाध्य होता है। और जैसा कि हजारी प्रसाद दुबे जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, यदि युद्ध ना होते, यदि हमारे जो मुसलमान शासकों के युद्ध ना होते तो भी हमारे समाज हमारा जो भक्तिकालीन साहित्य है वो वैसा ही होता जैसा आज है। वो बिल्कुल इसी चीज़ के पर आधारित है जो कि आज हमने अभी प्रस्तुत की है कि उस समय में उनके अंदर राजाओं से एक तरीके से वो उस समय की जनता में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। जहाँ घर की स्त्री सुरक्षित नहीं है, जहाँ के परिवार का जो मुखिया है वो परिवार की स्त्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकता, उसे पढ़ा नहीं सकता, उसको बाहर नहीं निकाल सकता, तो ऐसे में असुरक्षा की भावना करना उसके लिए स्वाभाविक था और उसने दूसरा ही रास्ता अपना लिया, यानी वैराग्य का रास्ता उसे सबसे आसान लगा, क्योंकि उसमें ना परिवार को रखने की जिम्मेदारी थी, ना साधन जुटाने की आवश्यकता थी। और एक तरीके से यदि हम कहें तो समाज पुनः जो है जो हमारे आदिवासी लोगों की सभ्यता थी उस ओर वापस से जो है वो उन्मुख होकर के चला गया। क्योंकि पहनने के लिए यदि हम उस समय के लोगों का पहनावा देखें तो हमें पता चलता है क्या पहनते थे, धोती कुर्ता। आप वो कहते हैं हम साधारण रहते थे, अरे साधारण रहना तो आपकी व्यवस्था थी। जब आप कमाते नहीं है तो साधारण नहीं रहेंगे पहने। हाँ, यदि आप राजा हैं, पैसा है, सब कुछ है, फिर यदि ना पहने तो हम मान सकते हैं कि आपके पास सारी स्थितियां हैं लेकिन आप सामान्य रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब यदि आपके पास स्थितियां ही नहीं है तो आप सामान्य रहना तो आपकी मजबूरी है। और उस समय के लोगों की व्यवस्था थी जिसे कि उन्होंने नाम दिया कि हम सादा जीवन उच्च विचार रखते। वो कौन से उच्च विचार थे? जिसमें कि समाज हमारे जो है सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रहा था। वो कौन से विचार थे? ये सामाजिक विचार नहीं थे, ये समाज से भागने की प्रवृत्ति है जो कि हमारे समाज में हमेशा से होती है। ये
किससे, या तो आप लड़ जाए, किसी से लड़ने की सामर्थ्य रखते तो लड़िए, अदरवाइज उससे विमुख होकर के आप बैराग्य ले लीजिए, या उन्हीं को बिल्कुल उन्हीं के हाल पर जीने के लिए अपने हाल पर अपने सामान्य ढंग से जीना शुरू कर दीजिए, जो कि हमेशा से होता आया है। इसके बाद रीतिकाल की जो हमने चर्चा है और वो हमने अन्य साहित्य में की है।